तो सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है भाई आज की इस क्लास के अंदर हम सामाजिक विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे और इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज की यह क्लास जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th के हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम लोग पूरा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर समझेंगे और इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहता है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अगर आपको 95 प्लस स्कोर करना है हर सब्जेक्ट में तो आप लोगों को पेपर एग्ज़ाम में हमारे कैसा आता है उसका नॉलेज आपको बहुत अच्छे तरीके से भाई होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो पेपर हम लोगों का होता है ये आप लोगों का 70 नंबर का पेपर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, और 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पूरा पेपर आपको क्या होता है समाप्त करना होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पेपर में ध्यान देनी है। सबसे पहले क्या होता है, पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न हमारे टोटल 20 पूछे जाते हैं। कितने? टोटल 20 पूछे जाते हैं और कह लें तो भैया 20 अंक के हमारे ये आते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस आपका 1 नंबर का होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से एकदम वीडियो को देखिएगा और आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन आपको नोट करना है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का संबंध था वो किस देश से था। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है तो आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क का जो संबंध था वो किससे था, जर्मनी देश से था। ठीक है, सभी लोग क्लियर कर लेंगे, एकदम अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा प्रश्न आपको तैयार करना है कि निम्नलिखित में से 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया, यानी कि जो जर्मनी था, ठीक है, देश, उस जर्मनी देश का सम्राट किसको घोषित किया गया था 1871 ईस्वी में। तो इन 4 ऑप्शन में से अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो विलियम प्रथम था, ठीक है, जो आपका विलियम प्रथम था उसको 18 जनवरी 1871 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन आप नोट करेंगे कि ज्यूसेपे, जो आपका ज्यूसेपे मैत्सिनी था ना, तो इसके द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन था। तो ज्यूसेपे मैत्सिनी द्वारा स्थापित जो गुप्त संगठन था वो आप लोगों का यंग इटली था। कौन था संगठन? यंग इटली। ठीक है, तो सभी लोगों को एक साथ सारे क्वेश्चंस का आंसर बताना है। जिस भी प्रश्न का आपको आंसर आता है उस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है, बताने का प्रयास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन लगाएंगे यंग इटली, यानी ज्यूसेपे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन जो था वो यंग इटली था। इतनी चीज सभी लोगों को क्लियर हो गई। तो भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंदे मातरम गीत इसके लेखक कौन थे। तो वंदे मातरम गीत के लेखक की अगर मैं बात करता हूं तो इसके लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो आपसे ऐसा प्रश्न इजीली बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, यानी जो जलियांवाला बाग की हत्या घटना हुई थी। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा कि जलियांवाला बाग में किस प्रकार से लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, तो बेसिकली आपको यह बताना है कि जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुआ था वो कब वो घटना घटी थी। ठीक है, तो देखिए ये जो घटना घटी थी जलियांवाला बाग की हत्याकांड की, ये 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में ये घटना घटी थी।
ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे ना तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 13 अप्रैल वर्ष 1919 में आप लोगों की जलियांवाला बाग की हत्याकांड जो हुआ था, वो जलियांवाला बाग का हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 आप नोट करेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती, तो फाइनली अभी एक प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं क्लास शूट कर रहा था जस्ट अभी, और बाद में पता चलता है कि क्लास में आधी क्लास शूट हो चुकी है और आधी क्लास जो मैंने अभी जो भी मैं पढ़ा चुका था, ठीक है, वो शूट ही नहीं हुआ है। तो फिर से दोबारा आपके लिए क्लास शूट कर रहे हैं। तो आप लोग बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आप भी बस इतनी मेहनत करिएगा कि वीडियो देखिएगा, पूरी देखिएगा। देखिए, अगर आप पूरी देखेंगे थोड़ा सा हमको भी फ़ायदा होगा और आपको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आपको जानने और पढ़ने को मिलेंगे जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग तो और ज़्यादा मेहनत करिए और इस क्लास को बस पूरा देखिए आप लोग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके ये क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, ये मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, तो बस आप मेहनत करिएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो 6 नंबर क्वेश्चन है और 5 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 रहने वाला है, यानी कि जलियांवाला बाग की जो घटना घटी थी वो 13 अप्रैल वर्ष 1919 ईस्वी को घटी थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सभी को पता होंगी। इसके बाद 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है, तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं ऑप्शन दिखाऊं आप लोगों को तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दे रखे हैं, तो आपको उत्तराखंड टिक लगा लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप 7 नंबर प्रश्न नोट करेंगे कि रबी की फसल, ठीक है, जो रबी की जो फसल होती है इसको जो बोने का जो सही समय होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो रबी की फसल होती है इसको बोने का सही समय होता है अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कभी भी आप कह सकते हो कि रबी की फसल को बो सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप बिल्कुल सही लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर पहला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न नंबर 8 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि रबी की फसल कौन सी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप बताएंगे कि क्वेश्चन आ जाता है कि रबी की फसल कौन सी है, तो आप बताएंगे कि गेहूँ जो है भाई ये हमारी एक रबी की फसल होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 9 आप नोट करेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा धात्विक तत्व है, धात्विक खनिज है। तो इनमें से, ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से धात्विक खनिज कौन सा है। तो चूना पत्थर जो आप लोगों का होता है, ठीक है, ये आप लोगों का एक धात्विक खनिज होता है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 नोट करेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वो आधारभूत खनिज है। ठीक है, तो आधारभूत खनिज आप लोगों का कौन सा है, तो आपको वो बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग लौह अयस्क को बिल्कुल सही लगा लेंगे। ठीक है, तो लौह अयस्क जो होता है ये आप लोगों का एक आधारभूत खनिज होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि इनमें से बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में, कह सकते हो कि जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बॉक्साइट का वह राज्य आप लोगों का उड़ीसा है। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो आप लोग। चलिए अगला प्रश्न नंबर 12 आप नोट करेंगे कि निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर का, ठीक है, चूना पत्थर को, ठीक है, क्या कह सकते हो आप, यह कह सकते हो कि इनमें से कौन सा ऐसा उद्योग है, ठीक है, जो कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूं कि सीमेंट उद्योग जो होता है ना, ये सीमेंट उद्योग ये आप लोगों का जो होता है
चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, सीमेंट बनाने में चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप नोट कर लेंगे और अच्छे से एकदम तैयार कर लेंगे। चलिए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए भैया आगे प्रश्न नंबर आप लोग देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में निम्नलिखित में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो देखिए श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो माना जाने वाला धर्म होता है वो होता है भाई सिंहली धर्म। ठीक है, सिंहली धर्म होता है और लगभग 70% लोग जो श्रीलंका के होते हैं वो सिंहली धर्म को ही मानते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा माना जाने वाला जो धर्म होता है वो सिंहली धर्म होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 14 आप नोट करेंगे कि संविधान में, ठीक है, कि संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है, रक्षा, पुलिस, कृषि, शिक्षा, इन 4 ऑप्शन में से समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है। तो ऑप्शन पहले से ही शिक्षा दे रखा है, तो आप बिल्कुल इसको सही कर लेंगे कि शिक्षा जो होती है ये आपकी समवर्ती सूची में शामिल की जाती है। ठीक है, नोट कर लेंगे। और सभी लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि सभी लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे रखा है और उस लिंक को अगर आप क्लिक करोगे ना तो पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के विषय के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ई बुक जो है वो आपको मिल सकती हैं। ठीक है, आपको परचेज करना है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। अमाउंट मात्र आप लोगों का 10 से 15 रुपए होने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लीजिएगा। अभी नहीं आपको ई बुक प्रोवाइड की गई होंगी लेकिन कुछ समय बाद आपकी ई बुक आ जाएंगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर 15 आप नोट करेंगे कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। तो भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त हैं। संघीय राज्य व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 16 आप नोट करेंगे कि निम्नलिखित में, ठीक है, निम्नलिखित में से किसका जो संबंध है वो लोकतंत्र से है। तो लोकतंत्र से संबंध किसका नहीं है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, ठीक है, उत्तरदायी शासन, ठीक है, कानून के समक्ष समानता, बहुसंख्यकों का शासन। तो पर्टिकुलर आपको यह बताना है कि इनमें से लोकतंत्र से संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ मेरे हिसाब से, माय ओपिनियन, बहुसंख्यकों का जो शासन है मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। हालांकि यही सही होगा क्योंकि यही लोकतंत्र से संबंधित मेरे हिसाब से नहीं होता है, बाकी तीनों संबंधित होते हैं। और लोकतंत्र क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूं कि लोकतंत्र जो होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है। ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं, यानी इसको लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी लोग क्वेश्चंस को। और अगले क्वेश्चन नंबर 17 को नोट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास को दर्शाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है नियमित कार्य, दूसरा ऑप्शन दे रखा है उपज की उचित कीमत, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बेहतर मजदूरी और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से सभी। तो अगर मैं बात करता हूं कि ऑप्शन 4 दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में से ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का इनमें से सभी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, ये तीनों ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास को प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का विकास तभी होगा जब वहाँ पर नियमित कार्य होंगे, उपज की उचित कीमतें होंगी और बेहतर मजदूरी भी मिलेगी। ठीक है, तो वहाँ पर फिर उस गांव का, उस ग्राम का विकास होना संभव है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक ऑलरेडी हमने पूरा डिस्कस कर लिया था लेकिन क्लास शूट नहीं हुई थी। ठीक है, जिसके कारण मुझे दोबारा क्लास शूट करनी पड़ी। फिलहाल आप प्रश्न नंबर 18 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से देखिए आपके लिए क्वेश्चंस के ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हैं, आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है,
कि सेवा क्षेत्र जो होता है ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र की बात की जा रही है भाई, सेवा क्षेत्र की बात की जा रही है। एकदम अच्छे से समझिए कि सेवा क्षेत्र जो होता है वो किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। तो अगर मैं बताऊं, ठीक है, कि अगर मैं बताऊं तो तृतीय क्षेत्र जो होता है ना, तृतीय क्षेत्र भाई, इस क्षेत्र में क्या होता है कि आप लोगों का सेवा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न नंबर 19 नोट करेंगे और याद करेंगे कि सार्वजनिक या फिर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो होता है ना, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या होता है। तो देखो अगर ऑप्शन में बताऊं तो ऑप्शन आप लोगों का 19 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 19 का बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व, उद्यम का स्वामित्व। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर आप 20 नोट करेंगे और ये प्रश्न जो होता है 20 नंबर प्रश्न, ये एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे टाइप के किस किस तरीके के प्रश्न हमारे सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस क्लास 10 में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन प्रश्नों को एक बार नोट कर लेना और रिवीजन एकदम अच्छे तरीके से करके जाना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय जो होते हैं कैसे लिए जाते हैं, किनके द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि सदस्यों द्वारा, यानी इनके सदस्यों द्वारा जो होता है कह सकते हो कि निर्णय लिया जाता है। यानी स्वयं सहायता समूह में बचत का और बचत संबंधी जितने भी बचत होती है उसका जो भी निर्णय होता है, पैसे का जो भी निर्णय होता है, इनके सदस्यों द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, ना कि बैंक द्वारा, ना कि गैर सरकारी संस्था द्वारा। ठीक है, लिया जाता है तो इनके सदस्यों द्वारा ही लिया जाता है। नोट कर लेंगे आप सभी लोग। और इस तरीके से 20 प्रश्न आपके इस महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के तैयार आपको हो जाएंगे। अब चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर वो प्रश्न जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में भाई पूछे जाते हैं 50 नंबर के। यानी कितने नंबर के आते हैं, यानी बोले होते 50 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर के, तो भैया 50 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ बात करेंगे वर्णनात्मक प्रश्नों की, यानी जो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में भाई 50 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उनका जो भी पूछने का तरीका होता है वो दो तरीके से होते हैं। एक तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं लघुत्तरी में और एक तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 4 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो भैया आपको 80 शब्दों में उनका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब कि लगभग आपको बोर्ड की जब कॉपी में आप क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे तो लगभग एक पन्ने में, ठीक है, एक पन्ने में आप लोग आंसर को लिख के आना। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग तैयार करना, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपको यह बताना है और इसके 3 परिणाम का आपको उल्लेख करना है। और मैं आपको बता देता हूं भाई कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको छोड़ करके आप बिल्कुल भी मत जाना, इसको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आप नोट करेंगे कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार प्रयोग किया, कोई 2 उदाहरण दीजिएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में सत्याग्रह एवं अहिंसा का किस प्रकार प्रयोग किया, इसके कोई आपको 2 उदाहरण देने हैं। मतलब मेनली अगर मैं बात करता हूँ ना तो सत्याग्रह जो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था ना, इसके बारे में आपको एक बार डिटेल से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और सत्याग्रह आंदोलन से रिलेटेड इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला जो प्रश्न है ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला प्रश्न आता है जिसमें 2 प्रश्न आए हैं और इनमें से पेपर में आपको केवल एक क्वेश्चन करके आना है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, लेकिन आपको दोनों ही प्रश्न तैयार करने हैं। ये भी पूछा जा सकता है और हो सकता हो ये भी आ जाए, हो सकता हो ये आ जाए, हो सकता हो ये ना आए। ठीक है, तो दोनों ही आपको तैयार करके जाने पड़ेंगे। ठीक है, तैयार कर लेने हैं या फिर तैयार करके जाना। चलिए प्रश्न नंबर 2 नोट करिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपर्दन, जो मृदा अपर्दन होती है, ठीक है, जो मृदा अपर्दन होती है ये क्या होती है। तो मृदा अपर्दन से क्या अभिप्राय है
और इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 आपको उपाय बताने हैं कि भैया जो मृदा अपरदन होती है इससे क्या समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं से कैसे निकला जा सकता है, किन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके उपाय बताने हैं। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, ये प्रश्न आपका भूगोल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और इसके भी आपको 3 कारण स्पष्ट करने हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे सभी लोग। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों ही प्रश्न आपके भूगोल से पूछे गए थे। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके भूगोल से पूछे गए थे और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके इतिहास से पूछे गए थे। मतलब क्या होता है कि भाई 2 क्वेश्चन आते हैं इतिहास के, लेकिन करना क्वेश्चन आपको एक ही होता है पेपर में। वैसे ही 2 क्वेश्चन आते हैं भूगोल से, लेकिन करना एक ही आपको पड़ता है। ठीक है, तो हर एक भाग से 2-2 प्रश्न आते हैं, लेकिन करना आपको एक ही होता है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तीसरे प्रश्न में, तो तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है नागरिक शास्त्र से। किससे? नागरिक शास्त्र से। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ, ठीक है, भारतीय संघवाद एक अर्ध संघीय ढांचा है, इसकी पुष्टि में किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, नागरिक शास्त्र का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हालांकि 2 प्रश्न होते हैं, इसको आप नोट करिए। इसके बाद अथवा में दिए गए प्रश्न को मैं आपको बताता हूं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आप नोट करेंगे अथवा वाला क्वेश्चन कि भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं, ठीक है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे यह कहना चाह रहा है कि भारत में जो जाति प्रथा होती है इसका समाज पर और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो बुरा असर पड़ता है जाति प्रथा के अकॉर्डिंग। ठीक है, मेनली अगर मैं बात करता हूँ तो पूरी राजनीति ही आपकी जाति प्रथा पर निर्भर है। ठीक है, धर्म पर निर्भर है, जाति पर निर्भर है। बस इस वाले प्रश्नों को आपको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना है और 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नागरिक शास्त्र के दोनों प्रश्न समाप्त हो गए हैं भाई। अब यहाँ से देखिए ये जो प्रश्न आपके पूछे गए क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके पता है कहाँ से पूछे गए हैं? बताइए कहाँ से पूछे गए हैं? तो ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं अर्थशास्त्र से। ठीक है, कहाँ से पूछे गए हैं? तो अर्थशास्त्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, आपको यह प्रस्तुत करना है। तो नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए इसके बाद अथवा में क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन्हीं, ठीक है, 3 योगदानों की विवेचना आपको करनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिए कि अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन्हीं 3 योगदानों की आपकी विवेचना करनी है। ठीक है, और इस तरीके से देखिए आप लोगों को मैंने मतलब जो भी चीज़, ठीक है, जो भी चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी थी इस पेपर से रिलेटेड मैंने आपको बताई। 4 नंबर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं मैंने वो आपको बताया, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको मैंने वो बताया। अब आपका कर्तव्य ये बनता है कि इस वीडियो में बताए गए हर प्रश्न को तैयार करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना है, और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भाई आगे आपके जो पूछे गए हैं वो प्रश्न है 6-6 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ से आपको 6-6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी भाई ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी 6-6 नंबर के आते हैं। ठीक है, और जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में, यानी अगर मैं बात करूं तो लगभग आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों को 2 पेज में करके आना है। कितने पेज में? मिनिमम 2 पेज में करके आना है, और मैक्सिमम आप लोग इन क्वेश्चंस को 3 पेज में भी निपटा करके आना। ठीक है, तो तभी जाकर के आपको पूरे 6 में 6 नंबर एवरी क्वेश्चन में आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले, ठीक है, चलिए सबसे पहले नोट करिए पहला प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये दोनों प्रश्न देखिए आपके हिस्ट्री यानी कि इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री के दोनों प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे आप क्या समझते हैं, और इस आंदोलन की सीमाओं पर आपको एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो 6 नंबर मिलेंगे अगर आप इस प्रश्न को तैयार करके जाते हो। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको तैयार करना है कि विश्व अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, यानी कि भाई विश्व अर्थव्यवस्था क्या होती है आपको यह बताना है।
इसके क्या कारण है आपको यह बताना है, किन्हीं दो का आपको उल्लेख करके बताना है। तो ठीक है, तो प्रश्न आपको इजीली सारे के सारे आपको कहीं पर किसी भी बुक में मिल जाएंगे। आप इनको गूगल करके भी इनके आंसर को ढूंढ सकते हो, और मैं आपसे ये कहूँगा कि क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको स्वयं से इनके आंसर ढूंढ लीजिएगा गूगल से या फिर कहीं से भी। चलिए 6 नंबर नोट करिए कि किसी अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका, कृषि की का क्या महत्व होता है। तो किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है समझाना है। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन कहाँ से आया, तो जियोग्राफी से आया, यानी कि भूगोल से। ठीक है, जियोग्राफी यानी कि भूगोल से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो किसी अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या महत्वता होती है वो बताना है और समझाना है। चलिए, अथवा में है कि ऊर्जा की गैर परंपरागत जो स्रोत होते हैं इनका आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। नोट कर लीजिए, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके भूगोल के हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग कि भारतीय संघीय शासन की किन्हीं दो विशेषताओं की विवेचना आपको करनी है। तो भारतीय संघीय जो शासन होता है, ठीक है, भारतीय संघीय शासन, इसकी किन्हीं दो विशेषताओं की आपको विवेचना करके बतानी है। अथवा में प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला। ठीक है, तो अथवा वाला जो प्रश्न आप लोगों का, इसको आप देखिए। क्वेश्चन अथवा में जो पूछा गया है, क्वेश्चन है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आया है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन नोट करेंगे कि गतिविधि क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, कि गतिविधि होती क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। और आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण आपको एकदम अच्छे से करना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये दोनों के दोनों प्रश्न आपके अर्थशास्त्र के हैं। ठीक है, दोनों के दोनों प्रश्न कहाँ के, अर्थशास्त्र के हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आप लोगों का है कि संगठित एवं जो असंगठित क्षेत्र होते हैं इसमें आपको विभेद करना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपने देखा कि लगभग मैंने हर एक 6 मार्क्स वाले यानी 6 नंबर वाले 3 पन्ने में करने वाले किए जाने वाले क्वेश्चंस आपको बताए। अब मैं इतना कहूँगा कि जो भी प्रश्न मैंने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, लगभग मैंने सारे बताए और सारी चीज़ें एनालिसिस कराई, समझाई। आपका कर्तव्य क्या बनता है, आप इनको नोट करेंगे, इनको ढूंढेंगे इनके आंसर को, और इनके आंसर की नोट्स बनाएंगे और तैयार करेंगे, तभी जाकर के आप 95+ स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है। इसके बाद मैं आगे की चीज़ आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझना। ठीक है, तो देखिए आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं मानचित्र से संबंधित प्रश्न। ठीक है, किससे संबंधित प्रश्न, तो मानचित्र से संबंधित प्रश्न। और मानचित्र आपके बोर्ड परीक्षा में भाई टोटल 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का, टोटल 10 अंक का आता है। और कोई भी स्टूडेंट अगर 10 आउट ऑफ 10 लाना चाहता है ना, तो आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, एकदम अच्छे समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि प्रश्न संख्या 9A आती है, जिसमें क्या पूछी जाती है, जिसमें पूछी जाती है भाई हिस्ट्री यानी इतिहास। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। इतिहास से क्या होता है भाई, इतिहास से होता है भाई 5 प्रश्न। इतिहास से क्या होता है, 5 प्रश्न आता है। तो देखिए 5 प्रश्न कैसे कैसे पूछे जाते हैं आपके, ये देखिए दे रखे हैं। आपको क्या होता है कि ये 5 प्रश्नों के आंसर आपको, जो आपका भारत का जो नक्शा होता है ना, इस तरीके से कुछ, ठीक है, भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो भारत का नक्शा होता है ना, इस भारत के नक्शे में 5 क्वेश्चन के आंसर आपको दर्शाने होते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि वह स्थान, ठीक है, जहां पर 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो वह स्थान कौन सा था, तो वह स्थान था साबरमती आश्रम। कौन सा स्थान था वो स्थान था साबरमती आश्रम। ठीक है, साबरमती आश्रम। अगर मैं बात करता हूं कि साबरमती आश्रम आपका है कहां पर, तो भाई साबरमती जो आश्रम आप लोगों का है ये गुजरात के अहमदाबाद में है। कहां पर है, गुजरात के अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि गुजरात के अहमदाबाद में, भारत के इस मानचित्र पर आपको गुजरात ढूंढना है कहीं पर। ठीक है, आपको कहीं गुजरात मिल जाता है तो आप वहां पर भर देंगे साबरमती आश्रम गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन आपको हो जाएगा।
ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां पर सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो जब 1920 में पूछ रहा है तो 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहां पर? कलकत्ता में। अब कलकत्ता भी आपको क्या करना है, कलकत्ता कहां पर होता है तो वो आपको भारत के मानचित्र में भरना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि वह स्थान जहां 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वह स्थान आपका था लाहौर। लाहौर, ठीक है, लाहौर। लाहौर की अगर मैं बात करता हूं तो लाहौर आपका पंजाब में पड़ता है। कहां पर? पंजाब में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो इसका भी लाहौर ही हो जाएगा। इसका नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मानचित्र का, कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको सभी को पता होना चाहिए, अमृतसर। क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान है और रिपीटेड है, और मतलब कि आपको पता ही होना चाहिए कि अमृतसर में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, और अमृतसर भी आपका कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में, ठीक है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ये पंजाब में हुआ था, ठीक है, अमृतसर के पंजाब में। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आप लोगों के मानचित्र से संबंधित हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे समाप्त हो गए। अब यहाँ से आपको 9B प्रश्न संख्या देखने को मिलेगी, और 9B में जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ना, ये सारे के सारे भूगोल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सारे के सारे भूगोल के क्वेश्चन होंगे। 5 नंबर यहाँ पर मिलता है और 5 नंबर आपको यहाँ पर मिलता है। तो देखेंगे सबसे पहले अब देखिए भूगोल में थोड़ा अलग चीज़ होती है। यहाँ पर आपको चिन्ह दे रखा होता है और इतिहास में आपको कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा होता है। तो भूगोल के जो मानचित्र होता है उसमें आपको चिन्ह द्वारा दर्शाना पड़ता है। जैसे कि कलपक्कम जो होता है परमाणु ऊर्जा केंद्र, आपको इस चिन्ह द्वारा भारत के मानचित्र पर आपको दर्शाना है। ठीक है, तो कलपक्कम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये कहाँ पर है, निर्मित कहाँ पर है, तो आपको बताना है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, आप देखना। तो आगे के देखिए तो 3 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा 5 नंबर हो सकता हो मिसप्रिंट हो गया, नहीं आया है। फिर आप 3 क्वेश्चन देखिए कि गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, और सलाल बांध आपको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि भाई अगर आपने मानचित्र के 10 अंक पूरे पक्के करने हैं ना, तो सबसे पहले मानचित्र के हर एक जो राज्य होते हैं वो कहाँ कहाँ पर कौन सा राज्य है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कौन सा राज्य है भारत में, वो चीज़ आपको पहले सबसे पहले समझ में आ जानी चाहिए। उसको आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, और फिर आप मानचित्र के क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर हमने सामाजिक विज्ञान का 2026 का पूरा मॉडल पेपर डिस्कस किया। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी उम्मीद है किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट में आपको इसी प्रकार से मॉडल पेपर के जरिए 95+ वाली तैयारी आपकी देखने को आपको मिलेगी। तो